आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 385 क्वेश्चन हैं, उनका सलूशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को टोटल 10,000 क्वेश्चन का सलूशन करना है जो कि हिंदी मीडियम में उपलब्ध कराए गए हैं। और ये क्वेश्चन TG2 का एग्जाम हो, चाहे हमारा जेई का एग्जाम यूपीसीएल का हो, सबको कवर करेगा और आपको एक बेहतर गाइडलाइन और दिशा देगा। फिर आपको अन्य बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से क्वेश्चंस देखिएगा, सॉल्यूशन करिएगा। उससे पहले वीडियोस को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर इत्मीनान से पूरी वीडियोस लेक्चर को देखिए। लेक्चर को देख भी लेते हैं तो आपके मैक्सिमम 99% सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए वीडियोस और सॉल्यूशन करते रहिए और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही आधार होगा सिलेक्शन का, ज्ञान ही आधार होगा सफलता का, ज्ञान ही आधार होगा हर एक एक्टिविटीज के लिए जो फ्यूचर में होने वाली है। तो लगातार ज्ञान को बढ़ाते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले एक वीडियोस चल रही है आपकी स्क्रीन पे, 3 फेज ट्रांसफार्मर की संरचना का, आप थोड़ा सा देखिए, एंजॉय करिए। उसके बाद जस्ट मैं स्टार्ट करता हूं आपकी क्वेश्चन सोल्यूशन का पैटर्न। देखिए, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बताया गया है, जिसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग की गई है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर फिर इंसुलेशन लगाया जा रहा है। ये पूरी संरचना आप देख लीजिए, एक एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जस्ट आते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर का टैंक है। टैंक में ही हमारी वाइंडिंग कोर स्थापित होती है, उसी में तेल हमारा भरा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी के ऊपर हमारा कंजर्वेटर लगता है, जो कि एक एडिशनल टैंक होता है जिसकी परसेंट होती है 8 से 10% होती है, जिसे आप देख रहे हैं। और इसकी मात्रा को नापने के लिए हमारा जो है आयल लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है। 8 से 10% होती है मेन टैंक की। इससे जुड़ा होता है ब्रीदर। अब ब्रीदर का कलर होता है नीला शुद्ध अवस्था में, इसे श्वासक भी बोलते हैं। सिलिका जेल भरा होता है। ये सिंपल सी संरचना हमारे ट्रांसफार्मर की है। ये बुखोल सिस्टम है। ये हमारा पूरी संरचना है जिसे मैं दिखाना चाह रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपने लेक्चर पे। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की संपूर्ण ताम्र हानियां। तो ताम्र हानियां होती क्या है बच्चे, ध्यान देना। ट्रांसफार्मर में आपको दिख रही है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग ये है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बच्चों, इसमें ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए, प्राइमरी हम R1 मान लें, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 मान लें। तो जो भी धारा जाती है प्राइमरी में भी जाती है और सेकेंडरी में भी जाती है। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस होता है, इसे हम लोग ताम्रहानि या कॉपर लॉस कहते हैं। तो ये दोनों वाइंडिंग में होती है। इस कॉपर लॉस का अगर मान निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में था कि संपूर्ण ताम्र हानियां कैसे निकालेंगे। तो संपूर्ण ताम्र हानि निकालने का एक ही तरीका है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं कॉपर लॉस इक्वल टू, प्राइमरी में होगा I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। या तो इस तरह से लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका है, जब हम लोग ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हैं तो उसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं I1 का स्क्वायर R01। R01 तब का रेजिस्टेंस है जब सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को भी प्राइमरी साइड रेफर करते हैं, या इसी का मान हम लिख सकते हैं I2 का स्क्वायर R02। ये कॉपर लॉस के 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। इसमें देखिए 2 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, पहला 1 और सेकेंड। तो हमारा दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा, ट्रांसफार्मर ब्रीदर का कार्य क्या होता है। ब्रीदर का कार्य जो है, अभी आप देख रहे थे इमेज, ब्रीदर का कार्य होता है कि जैसे ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसी टैंक के ऊपर हमारा लगा होता है सिलिका सॉरी कंजर्वेटर। इस कंजर्वेटर के ऊपर से लगा होता है ब्रीदर। ब्रीदर में होता है सिलिका जेल। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिलिका जेल होता है। ये सिलिका जेल जो होता है, इसका कार्य होता है नमी को सोखना। जब ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, लोड बढ़ता है तो धारा बढ़ती है, धारा बढ़ती है तो लॉस बढ़ता है, लॉस बढ़ता है तो तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो जो तेल के आयतन में वृद्धि होती है। जब तेल के आयतन में वृद्धि होती है,
जब तेल के आयतन में वृद्धि होगी तो तेल हमारा यहां से निकल करके कंजर्वेटर में आता है, तो कंजर्वेटर से गैस बाहर निकल जाती है, मतलब सांस छोड़ता है। लेकिन जब लोड घटता है, लोड घटता है तो तापमान घटता है, तापमान घटता है तो आयतन में कमी आती है, तेल के आयतन में कमी आती है, तो बाहर की हवा अंदर जाने का प्रयास करती है। तो बाहर की हवा जब अंदर जाती है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो बाहर से हवा जा रही है उसमें नमी ना जाए, तो नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल होता है, और सिलिका जेल जिसमें रखा जाता है उसे ब्रीदर या श्वासक बोलते हैं। नमी जब इसमें सूख जाएगी तो शुष्क हवा या ड्राई एयर अंदर जाए। क्योंकि इस ट्रांसफार्मर के अंदर तेल होता है, इस तेल में अगर नमी चली जाएगी तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। नमी की मात्रा 50 पीपीएम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन तेल के कण में 50 कण तेल के होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो जब लोड घटेगा तो बाहर की हवा अंदर जाएगी, बाहर की हवा अंदर जाएगी तो नमी ना जाए, इसलिए ब्रीदर लगाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी से होगा, वायु की नमी को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर की ताम्र हानि होती है, ताम्र हानि कहाँ होती है? कुंडली में होती है। अभी आप जस्ट देखे थे, ये हमारी कुंडली है, इसी कुंडली में ही कापर लॉस होता है। एक्चुअली कापर शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि पहले जो वाइंडिंग देख रहे हैं वाइंडिंग कापर की बनती थी, इसलिए उसे कापर लॉस कहते थे। लेकिन आजकल एल्युमिनियम की बनती है, लेकिन शब्द इस्तेमाल करते हैं कापर लॉस या वेरिएबल लॉस या ओहमिक लॉस, इस नाम से जानते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारी पूछा जाएगा प्रश्न की कहां पे होती है, तो जवाब होगा कुंडली में होती है। ट्रांसफार्मर कापर लॉस कहां होता है? कुंडली में। शक्ति ट्रांसफार्मर है, शक्ति ट्रांसफार्मर का मतलब होता है पावर ट्रांसफार्मर। आप पावर ट्रांसफार्मर का मतलब ध्यान दीजिएगा, जिसे बोलते हैं हम लोग पीटीआर, इसे पीटीआर भी बोलते हैं। पीटीआर की जो क्षमता होती है मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है। मेगा वोल्ट एम्पियर का मतलब 10⁻6 वोल्ट एम्पियर। एक बात और ध्यान दीजिए, 10⁻6 वोल्ट एम्पियर का मतलब हो गया कि जो पीटीआर होते हैं ये 3 फेस के होते हैं। 3 फेस का ट्रांसफार्मर प्रश्न पूछ रहा है कि लो वोल्टेज कुंडली के समीप होती है कि हाई वोल्टेज होती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इमेज आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये 3 फेस का ट्रांसफार्मर है, ये कोर टाइप है, ये सेल टाइप है। कोर के नजदीक, जैसे ये कोर है, तो इस कोर के नजदीक लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाई जाती है। लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज ऊपर है, लो वोल्टेज कोर के नजदीक है, ताकि अगर कभी करंट भी उतरे तो लो वोल्टेज की उतरे, हाई वोल्टेज की ना उतरे, कोई खतरा कम रहे। लो वोल्टेज कोर के नजदीक रहेगा, इंसुलेशन भी कम लगेगा, उसके लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में भी इंसुलेशन लगेगा। देखिए यहां भी है लो वोल्टेज, फिर इंसुलेशन, फिर लाल वाली हाई वोल्टेज, बाहर हाई वोल्टेज है, अंदर लो वोल्टेज है। तो प्रश्न आप पे आइए, कह सकते हैं लो वोल्टता कुंडली क्रोड के समीप होती है। पावर ट्रांसफार्मर में चाहे कोई ट्रांसफार्मर हो, लो वोल्टेज कुंडली कोड, क्रोड का मतलब कोर के समीप होती है। प्राथमिक द्वितीयक से मतलब नहीं है, हाई वोल्टेज बाहर होगी और लो वोल्टेज कोर के नजदीक होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। निम्न में से किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन, नियमन का मतलब होता है रेगुलेशन एवं दक्षता बिना भार दिए, मतलब बिना लोड दिए, आपको रेगुलेशन भी ज्ञात करना है, दक्षता भी ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो संपन्नर टेस्ट होता है, संपन्नर टेस्ट को हम लोग बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। ये टेस्ट जो हमारा तापमान वृद्धि के लिए भी ज्ञात किया जाता है, और इसमें हमारा ऐसी व्यवस्था करते हैं कि बिना लोड दिए ही फुल लोड पे चले, मतलब फुल लोड लॉस हो। एक्चुअली इसमें 2 यूनिक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ाया हूं या यूट्यूब वीडियो पे। 2 यूनिक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, एक समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। दोनों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि बिना लोड दिए कापर लॉस भी हो, आयरन लॉस भी हो, मतलब टोटल लॉस हो। जब टोटल लॉस होगा तो दक्षता भी ज्ञात कर सकते हैं, और साथ साथ में आपका रेगुलेशन भी, रेगुलेशन का मतलब वोल्टता नियमन भी ज्ञात कर सकते हैं। ये टेस्ट हमारा संपन्ना टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट कहलाता है। देखिए, ओपन सर्किट टेस्ट से केवल आयरन लॉस ज्ञात करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से केवल कापर लॉस ज्ञात करते हैं। स्वीनबर्न टेस्ट मशीनों में होता है, डीसी मशीनों में किया जाता है। रही बात संपन्ना टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट, इस टेस्ट से आयरन लॉस प्लस कापर लॉस, दोनों लॉस निकल जाएगा। जब दोनों लॉस निकल जाएगा तो दक्षता भी निकल जाएगी, और साथ साथ में रेगुलेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक टर्मिनल
वोल्टता के मध्य फेज या कलांतर कितने का होता है? उससे पहले जस्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जितने ये आपके टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ, इसके सारे के सारे वीडियोस बने हुए हैं। अगर आप एक बार पढ़ेंगे यूट्यूब पे तो आपके क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा हिंट देके आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे। ट्रांसफार्मर है, देखिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज दिया जाता है। जैसे प्राइमरी वोल्टेज देते हैं तो प्राइमरी वोल्टेज की वजह से नो लोड स्थिति में, जब लोड ना रहे तो दो धाराएं फ्लो होती है। एक कार्यकारी धारा फ्लो होती है जो कि वोल्टेज के फेज में होती है, दूसरी मैग्नेटाइजिंग करंट होती है जो कि वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो फ्लक्स होता है वो चुंबकन धारा या मैग्नेटाइजिंग करंट के समानुपाती होता है। मतलब जिस दिशा में मैग्नेटाइजिंग करंट है उसी दिशा में चुंबकीय फ्लक्स भी होगा। और जो कार्यकारी धारा है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कोर लॉस के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब ये कोर लॉस को रिप्रेजेंट करती है। और ये चुंबकीय फ्लक्स के लिए जिम्मेदार है, चुंबकन धारा या मैग्नेटाइजिंग करंट IM। हम जानते हैं जब भी फ्लक्स से EMF उत्पन्न होता है, फ्लक्स से EMF उत्पन्न होता है तो हमारा चाहे E1 कहिए, E1 का जानते हैं कि E1 बराबर होता है 4.44 phi m F इंटू N1, और E2 का मान होता है 4.44 phi m F इंटू N2। तो ये जो दोनों EMF है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, दोनों इस फ्लक्स से 90 डिग्री पश्चिगामी होते हैं। अच्छी, इनके मान में कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा, यह निर्भर करता है फेरों की संख्या पर। जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी उसकी वोल्टेज ज्यादा होगी। तो E1 और E2 को ड्रा करना होगा, तो अगर हम E1 इधर ड्रा कर रहे हैं तो E2 की दिशा भी इधर ही रहेगी। अब ये कहना अभी अनुचित होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसमें फेरा ज्यादा होगा वो बड़ा होगा, जिधर जिसमें फेरा कम होगा वो छोटा होगा। लेकिन दोनों EMF इस फ्लक्स से 90 डिग्री पश्चिगामी होते हैं। फेजर में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज में आगे है वो अग्रगामी है, जो पीछे वो पश्चिगामी है। आगे का मतलब लीडिंग, पश्चिगामी का मतलब लैगिंग। तो देखिए दोनों EMF इस फ्लक्स से 90 डिग्री लैगिंग है। लैगिंग का मतलब पश्चिगामी है। अच्छा, जहां पे E2 होगा वहीं पे V2 भी होगा। V2 का मतलब सेकेंडरी की टर्मिनल वोल्टेज। अगर इसको मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से बन सकता है। ये E2 यहां उत्पन्न होता है, ये E1 यहां उत्पन्न होता है। ये प्राइमरी की वोल्टेज V1 है, ये सेकेंडरी की वोल्टेज V2 है। तो ध्यान दीजिएगा, जो E2 है उसी का सेक्शन V2 की तरह काम करेगा। लेकिन E1 E2 दोनों हमारे फ्लक्स से 90 डिग्री पश्चिगामी है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्राइमरी एवं सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टता के बीच V1 और V2 के बीच, ये V2 है, कोण कितना बनेगा? तो यहां से यहां जो कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है V1 और E1 के बीच तो भी 180, V1 और E2 के बीच 180, V1 और फ्लक्स के बीच 90 डिग्री, फ्लक्स और EMF के बीच 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, खनिज तेल जनरली यूज करते हैं। ये तेल ऐसा होता है जिसकी परावैद्युत सामर्थ्य अच्छी होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है, 160 डिग्री के ऊपर इसमें फ्लैशिंग होती है। साथ साथ में ये हमारा बहुत आसानी से फ्लो होता है, कूलिंग का भी काम करता है, साथ साथ में आपका इंसुलेशन का भी काम करता है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में लौ हानि का मतलब आयरन लॉस। आयरन लॉस हमारा कह रहा है 600 वाट है। उच्चतम दक्षता पर कार्य ताम्र हानि का मतलब कापर लॉस। ध्यान देना बच्चे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये कह रहा है, हम जानते हैं, मैं आपको क्लास में पढ़ाया हूं। जो बच्चे नहीं देखे मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो जरूर देखेंगे, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो शर्त होती है, मैक्सिमम दक्षता के लिए जो शर्त होती है ट्रांसफार्मर के केस में, कि जब आयरन लॉस बराबर कापर लॉस हो उस समय दक्षता मैक्सिमम होती है। तो आयरन लॉस का मान दिया है 600 वाट, तो उस समय कापर लॉस कितना होगा? तो 600 वाट होगा। तभी जब दोनों बराबर होंगे तभी दक्षता मैक्सिमम होगी। तो क्वेश्चन 8 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का रंग क्या? जो हमारा ट्रांसफार्मर में खनिज तेल होता है जो यूज किया जाता है, जब शुद्ध अवस्था में रहता है तो हल्का पीला कलर होता है, जिसे बोलते हैं पेल एलो भी बोलते हैं।
या हल्का पीला बोलते हैं। जब खराब हो जाता है ये ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का तेल जब खराब हो जाता है तो हल्का हल्का तृणमीड़ा रंग हो जाता है, जिसे बोलते हैं एम्बर कलर। कब ये कलर होगा? जब वो थोड़ा हल्का हल्का खराब हो जाए, तृणमीड़ा रंग। और एकदम खराब होने के बाद उसका कलर ब्लैक हो जाता है, जैसे मोबिल आप लोग गांव में देखते होंगे, एकदम खराब होने के बाद कलर ब्लैक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जनरली ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए यूज करते हैं वोल्टेज को, लेकिन जब वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घटती है। तो स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जिसमें सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा हो, सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी ईएमएफ से ज्यादा हो, सेकेंडरी में फेरों की संख्या प्राइमरी में फेरों की संख्या से ज्यादा हो, या फिर वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा घटती है, I1 का मान I2 से ज्यादा हो। मतलब वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घटती है, तो इसमें शब्द हो जाएगा धारा। कम क्या करता है? धारा। बढ़ाता क्या है? वोल्टेज। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में क्रोड का पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में किसको क्रोड के रूप में यूज करेंगे? हम जानते हैं जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा हमारा ईडी करंट लॉस होता है। जो भंवर धारा होती है वो हमारा, अगर उसका कैलकुलेशन करना हो कि कितना होता, तो कहते हैं ईटा BM F स्क्वायर T स्क्वायर इंटू V। V कोर का आयतन है, BM अधिकतम फ्लक्स करना होता है, F फ्रीक्वेंसी है, T लेमिनेशन की मोटाई है। तो फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज्यादा रहती है मेगा हर्ट्ज में, जैसे कुछ हमारे रेडियो के ट्रांसफार्मर होते हैं, रडार होते हैं, वहां फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, मेगा हर्ट्ज में होती है। ऐसे केसेस में अगर हम स्टील की कोर यूज करें या आयरन की कोर, तो इस लॉस की वजह से कोर गर्म होकर पिघल सकती है। ऐसे केसेस में फेराइट की कोर यूज करते हैं। जो फेराइट की कोर होती है, इसकी रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है। रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है। जब प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है तो हमारा जो भंवर धारा हानि जिसे बोलते हैं ईडी करंट लॉस, वो कम होता है। इसी जगह यूज ही करते हैं फेराइट कोर का हाई फ्रीक्वेंसी में। एक बात और, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर हमारे पास अगर परिवर्तनीय फ्रीक्वेंसी रहे तो एयर कोर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एयर कोर में भंवर धारा हानि 0 होती है। लेकिन एयर कोर की चूंकि जो चुंबकशीलता होती है, सापेक्ष चुंबकशीलता, वो 1 होती है, बड़ी कम होती है। और स्टील की चुंबकशीलता कितनी होती है? आयरन की, स्टील की लगभग जो चुंबकशीलता होती है 4000 के आसपास होती है। इसलिए हमको यूज करना पड़ता है स्टील कोर। एयर कोर का कहां यूज करेंगे? एयर कोर का यूज वहां करेंगे जहां पर फ्रीक्वेंसी हाई हो प्लस परिवर्तनीय फ्रीक्वेंसी हो। इन सबको नोट करते चलिएगा आप लोग। और केवल हाई फ्रीक्वेंसी की जब बात करेगा तो फेराइट की कोर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग। सबसे ज्यादा धारा कहाँ फ्लो होती है? धारा फ्लो होती है वाइंडिंग में। वाइंडिंग में जब धारा फ्लो होती है तो वाइंडिंग सबसे ज्यादा गर्म होगी, तो हमारा जवाब होगा कुंडली सबसे ज्यादा गर्म होगी। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पी केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर जो कि एफ हर्ट्ज पर कार्य करने के लिए निर्मित है, आवृत्ति को चेंज कर F1 हर्ट्ज प्रचालित किया गया, और यदि F1 से F बड़ा है तब ट्रांसफार्मर की केवीए निर्गत, निर्गत मतलब आउटपुट क्या है? एक फॉर्मूला याद विश्वास से कि फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो ट्रांसफार्मर की आउटपुट चेंज हो जाती है। इससे क्वेश्चन और आगे आएगा, उसमें अच्छे से डेरिवेट करूंगा, बताऊंगा। तो मतलब लिखेंगे ट्रांसफार्मर की आउटपुट बराबर पहले की क्षमता जो भी रहेगी गुणे न्यू फ्रीक्वेंसी बटे के ओल्ड फ्रीक्वेंसी। F1 यहाँ पे देखिए F1 अपान F है, न्यू फ्रीक्वेंसी हमारी F1 है, ओल्ड हमारी F है। तो अगर F1 का मान बढ़ेगा, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो निर्गत बढ़ जाएगा, न्यू फ्रीक्वेंसी घटेगी तो निर्गत घट जाएगा। ये क्यों होता है इसका जवाब मैं अभी आके जस्ट दूंगा, एक क्वेश्चन और है तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट था, ट्रांसफार्मर में उच्चतम दक्षता के लिए क्या शर्त है? 14 क्वेश्चन देखिएगा। मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या कंडीशन है? तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए कंडीशन मैं अभी बताया था कि ट्रांसफार्मर केस में मैक्स इफिशियंसी बराबर लिख सकते हैं
आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस, उस कंडीशन में हमारी दक्षता मैक्सिमम होती है। ताम्र हानि का मतलब कॉपर लॉस, लौ हानि का मतलब आयरन लॉस। जब दोनों बराबर होंगे तो हमारी दक्षता मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लोड परिवर्तन के साथ कौन सी हानि परिवर्तन होती है? ध्यान, अगर लोड बढ़ता है ट्रांसफार्मर पे तो धारा बढ़ती है, धारा बढ़ती है तो कॉपर लॉस बढ़ता है। कॉपर लॉस जो दोनों वाइंडिंग में है, धारा घटा देंगे, लोड अगर घटा दें, लोड अगर शून्य कर दें तो धारा घट करके 2 से 5% रह जाती है। और आइडियली आदर्श रूप से बात करें तो धारा का मान शून्य हो जाता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी में धारा शून्य हो जाती है तो कॉपर लॉस घट जाता है। कॉपर लॉस को इसीलिए परिवर्तनीय हानि भी कहते हैं, वेरिएबल लॉस भी कहते हैं, क्योंकि ये बदलता रहता है। तो लोड परिवर्तन के साथ जो परिवर्तनीय होने वाली हानि है वो हमारी है ताम्र हानि या कॉपर लॉस। ध्यान दीजिएगा, भंवर धारा हानि हो, चाहे हिस्टेरिसिस हानि हो, चाहे क्रोड हानि, इन दोनों को मिलाकर क्रोड हानि बनती है। लेकिन ये जो आयरन लॉस है ये वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होती है लगभग। वोल्टेज अगर नियत है तो भंवर धारा, अरे सॉरी, आयरन लॉस जिस जो कि भंवर धारा और हिस्टेरिसिस हानि का योग है ये नियत रहता है। और जो कॉपर लॉस है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। धारा बढ़ेगी तो बढ़ेगा, धारा घटेगी तो घटेगी, धारा दुगना होगा तो आयरन, सॉरी, कॉपर लॉस धारा के वर्ग के समानुपाती है और आयरन लॉस वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। तो लोड परिवर्तन होगा तो धारा परिवर्तन होगा, धारा परिवर्तन होगा तो हमारा कॉपर लॉस चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक। मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर केवल एक बीच का मीडियम है। जैसे अल्टरनेटर से बिजली आ रही है तो अल्टरनेटर मेन सोर्स हो गया जहां से पावर निकलता है। वो पावर हमारा आभासी शक्ति होता है। अगर 3 फेज है तो कहते हैं √3 VL इंटू IL। ये आभासी शक्ति जाती है तो बीच में हम ट्रांसफार्मर लगाने का पर्पस केवल यही रहता है कि वोल्टेज को घटाना है कि बढ़ाना है। बकिया ये लोड नहीं है, ट्रांसफार्मर लोड नहीं है, तो इसको लोड नहीं है तो इसका खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होगा। ट्रांसफार्मर पे अब लोड अगर हम लगाएंगे कैपेसिटर तो धारा अग्रगामी होगी, इंडक्टर तो धारा पश्चगामी होगी। मतलब लोड जैसा होगा वैसा ही पावर फैक्टर इसका होगा। ये स्वयं लोड नहीं है। लोड हमारा पंखा, कूलर, टीवी, एसी, फ्रिज जो हम लगाते हैं स्वयं लोड नहीं है। तो इसका भार के शक्ति गुणक पर निर्भर करता है। जो ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक होता है वो लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। चूंकि ये खुद लोड नहीं है, केवल ये एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किया गया कि एक साइड से दूसरी साइड एनर्जी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोड में फ्लक्स घनत्व बढ़ाने पर प्रेरित वोल्टता की तरंग आकृति विकृत हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ाने का मतलब। ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स घनत्व बढ़ाने का मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो होंगे ध्यान से, उब नहीं रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। दिस इज फर्स्ट वीडियो एंड वी विल इम्प्रूव आफ्टर द दैट। राइटिंग इशू में भी थोड़ा राइटिंग का समस्या हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको कुल मिला के बातों पे मेरे कंसंट्रेट होना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स घनत्व तो क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक स्टील की कोर है, स्टील की कोर है, तो इसका जो फ्लक्स घनत्व है ये दिया है 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से 1.2 वेबर का फ्लक्स जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमको ट्रांसफार्मर बनाना है, उस ट्रांसफार्मर में हमको मान ली 1 वेबर फ्लक्स ले जाना था, 1.2 वेबर फ्लक्स ले जाना था, तो हमको जो ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा इतना बड़ा लेना पड़ेगा। 1 वेबर फ्लक्स ले जाना है तो मैंने स्टील की कोर यूज की तो ये ले जाना पड़ेगा। दूसरी एक कोर थी CRGO की, पता चला कि इसकी जो फ्लक्स घनत्व है 1.8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से 1.8 वेबर का फ्लक्स जा सकता है। तो अगर यही सेम ट्रांसफार्मर अगर CRGO से बनवाना हो तो हमको क्या इतना मोटा लेने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि इसको हम छोटा भी बना सकते हैं, पतला रहेगा तभी काम चल जाएगा, क्योंकि इसके कोर की क्षमता ज्यादा है।
गुजरना 1 ही वेबर है और इसके 1 मीटर स्क्वायर से 1.8 वेबर फ्लक्स जा सकता है। तो मतलब अगर हमको 1 वेबर का ट्रांसफार्मर डिजाइन करना होगा CRGO के लिए, तो हम पतला भी ले लेंगे तभी काम चल जाएगा। आप समझ गए होंगे कि जितना ज्यादा फ्लक्स न तो रहेगा, जितना ज्यादा पदार्थ का फ्लक्स न तो रहेगा, उतना कम यूज करके हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कापर का तार अगर लेना हो तो कापर की धारा क्षमता ज्यादा होती है, तो पतला लेंगे तभी काम चल जाएगा। लेकिन अगर वहीं एल्युमिनियम का लेना होगा तो एल्युमिनियम को थोड़ा मोटा लेना पड़ता है, एल्युमिनियम में धारा क्षमता कम होती है। तो फ्लक्स न तो अगर ज्यादा है, बढ़ा दिया जाए, फ्लक्स ना तो बढ़ा दिया जाए, तो ट्रांसफार्मर का साइज छोटा करना संभव हो सकता है। मतलब हम ट्रांसफार्मर को छोटा बना सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स ना तो ज्यादा रहेगा, तो छोटे साइज में ही उतना फ्लक्स आसानी से जा सकता है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर सबसे अधिक प्रभावित होने वाली कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर सबसे ज्यादा चेंज होने वाली जो हानि हमारी है, वो हमारी ये भंवर धारा हानि, जिसे बोलते हैं ईडी करंट लॉस। फॉर्मूला मैंने भी लिखा था जस्ट। ईडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला है, ईटा bm स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी, जहां एफ हमारी सप्लाई आवृत्ति है, वी हमारा कोर का आयतन है, टी हमारी थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, लेमिनेशन की मोटाई है, bm अधिकतम फ्लक्स होता है, ईटा हमारा नियतांक है। और वहीं हिस्टेरिसिस हानि का हमारा फॉर्मूला होता है ईटा bm के पावर 1.6 एफ इंटू वी। यहाँ केवल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। और जो हमारी कापर लॉस होता है, कापर लॉस होता है आई स्क्वायर आर, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं है। कापर लॉस हमारा पीसीयू, कापर लॉस में फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कौन सी है? ईडी करंट लॉस। 2 कुंडली वाले ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में जिक्र किया था, इमेज बनाया था, प्रेरित वोल्टेज जो E1 और E2 के बीच एंगल बना था, जस्ट भी बनाया था कि V1 यहां होता है, तो E1 और E2 एक साइड में होते हैं, अब V2 भी इधर ही होता है। अभी आप देखे थे, और हमारा ये हमारा होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, फ्लक्स यही होता है। तो E1 और E2 के बीच जो एंगल बनता है जीरो, जीरो का मतलब कह सकते हैं समान कला में होते हैं, इन फेज होते हैं। इन फेज का मतलब दोनों एक ही कला में है, दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। आई होप आप समझ गए होंगे। या ऊपर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, ध्यान दीजिएगा, यहाँ चारों फॉर्मूले दिख रहे हैं और आपको 2 फॉर्मूले एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है कि वो हमारा सेकेंडरी के ईएमएफ और प्राइमरी के ईएमएफ को ही दर्शाता है। मेन फॉर्मूला यही है, सेकेंडरी के ईएमएफ और प्राइमरी के ईएमएफ के अनुपात को ही ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। फिर हम लोग आइडियल कंडीशन में, आइडियल का मतलब आदर्श कंडीशन में, आदर्श कंडीशन लिखते हैं K बराबर E2 अपान E1 बराबर V2 अपान V1 बराबर N2 अपान N1 बराबर I1 अपान I2। लेकिन मेन फॉर्मूला ये है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी ट्रांसफार्मर में, ध्यान दीजिएगा, किसी ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में प्रेरित ईएमएफ बटे के टर्न तथा प्राइमरी में ईएमएफ प्रति टर्न में संबंध क्या है? ध्यान दीजिएगा, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, जैसे यहाँ प्राइमरी दिख रही है, यहाँ सेकेंडरी दिख रही है, एक टर्न में दोनों साइड वोल्टेज सेम होता है। अगर इधर कहें कि E1 अपान N1, इधर कहें E2 अपान N2, तो दोनों साइड जो ईएमएफ प्रति टर्न है वो सेम होता है। लिख सकते हैं संबंध क्या है, तो E2 बराबर E1 कह सकते हैं। यहां जो लिख रहा है ईएमएफ प्रति टर्न E2, इधर ईएमएफ प्रति टर्न E1, हम जानते हैं E2 बटे के N2 बराबर E1 अपान N1 बराबर, दोनों का अगर E1 E2 का मान रख दो आप, तो रिजल्ट आ जाएगा 4.44 φm इंटू एफ। ये हमारा कहलाता है ईएमएफ प्रति टर्न, दोनों साइड का बराबर होता है, उसका मान होता है 4.44 φm इंटू एफ। तो यहाँ ईएमएफ प्रति टर्न E2 है, अब प्राइमरी में ईएमएफ प्रति टर्न E1 है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों हमारा दोनों साइड का बराबर होता है। बराबर होने का मतलब अगर इसको K के टर्म में दिखाया जाए तो लिखना चाहता, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा N2 अपान N1,
हाँ ठीक है, इसको अगर ए को सॉल्व करें बच्चे, ऑप्शन नंबर ए को, तो E2 बराबर क्या लिख सकते हो, E2 बराबर K को लिख सकते हो N2 अपान N1 इंटू E1, तो N2 को इधर भेज दो आप, रिजल्ट क्या आ जाएगा, E2 बटे के N2 बराबर E1 अपान N1। सेम, ये दोनों बराबर होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? यह क्या बोलता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ईएमएफ प्रति टर्न क्या समान होते हैं, तो बिल्कुल समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक ट्रांसफार्मर में संदर्भ में अनुपात, एक ट्रांसफार्मर के संदर्भ में अनुपात 10 संबंधी 1 का अर्थ है। ये हमारा टर्न रेशियो की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, टर्न रेशियो का मतलब होता है कि फेरा अनुपात, फेरा अनुपात का मतलब N1 अपान N2। ध्यान देना बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो जो टर्न रेशियो होता है या टर्न अनुपात होता है वो हमारा होता है N1 अपान N2। तो ये मान हमारा दिया है 10 संबंधी 1, या कहिए 10 संबंधी 1। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी में फेरा 10 है, सेकेंडरी में 1 है। ये तो 10 संबंधी 1 कब आ सकता है, ये तो आ सकता है कि जब प्राइमरी में 100 हो, सेकेंडरी में 10 हो, तब भी 10 संबंधी 1 आएगा। प्राइमरी में 200 है, सेकेंडरी में 20 हो, तब भी 10 संबंधी 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी के प्रत्येक 10 टर्न के लिए सेकेंडरी में 1 टर्न होगा। प्राइमरी के प्रत्येक 10 टर्न के लिए सेकेंडरी में 1 टर्न होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि अगर प्राइमरी में 10 टर्न के लिए सेकेंडरी में 1 टर्न होगा। अगर जैसे अगर 10 का इधर गुणा करेंगे, 10 का इधर गुणा करेंगे, तो 10 हमें 100, तो यहाँ 10 होगा। 23 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की तुलना में प्राइमरी वोल्टेज तथा प्राइमरी धारा होती है। यहां सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का मतलब है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सब लोग। आई होप आप लोग देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, कोई समस्या, कोई आवाज की इशू नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का मतलब आपको मोहल्ले का ट्रांसफार्मर क्या याद है, कि मोहल्ले के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पे डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होते हैं। डेल्टा साइड 3 फेज 3 तार होते हैं, स्टार साइड 4 तार होते हैं। L1, L2, L3 और न्यूट्रल होते हैं। इस साइड 11,000 वोल्ट होता है, इस साइड जो लाइन वोल्टेज होती है वो 400 वोल्ट होती है। लेकिन वही फेज वोल्टेज की बात करते हैं तो 230 वोल्ट होती है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर कैसा है, ये ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन है। प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है तो प्राइमरी धारा कम होगी, क्योंकि जब वोल्टेज घटता है तो धारा बढ़ती है। तो कहेंगे प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा 11,000 है, लेकिन प्राइमरी धारा कम होगी। हम जानते हैं V1 I1 बराबर V2 I2। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी, या वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ेगी, कुल बैलेंस बराबर रहेगा। तो प्राइमरी साइड जब वोल्टेज ज्यादा है तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज कम है, तो इधर वोल्टेज ज्यादा है तो इधर वोल्टेज कम है, तो इधर धारा ज्यादा होगी, I2 ज्यादा होगा I1 से। जब V1 ज्यादा है V2 से तो I2 ज्यादा होगी I1 से, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा है तो फिर उसका उल्टा होगा। तो हायर वोल्टेज लोअर करें। ट्रांसफार्मर में नेगेटिव रेगुलेशन का अर्थ क्या है, मैं वोल्टेज रेगुलेशन का बहुत अच्छी क्लास लिया था, आप लोग जरूर से देखिएगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व, मैं बोला था कि 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, सब सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब होता है जब कभी ट्रांसफार्मर का लोड पर जो वोल्टेज है, अच्छा गर्मी में क्या होता है, गर्मी में आपके घर में देखते हैं वोल्टेज कम मिलने लगता है, वोल्टेज कम मिलने लगता है, और वोल्टेज कम मिलता है तो अच्छी बात तो है नहीं। लेकिन वोल्टेज ज्यादा कब होगा, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ध्यान दीजिएगा, कि मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज है, नो लोड पे वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो कोई पूछे कि कौन सा ऐसा लोड लगाएंगे कि ये वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इस नो लोड से ज्यादा हो जाए, तो जवाब होता है अगर कैपेसिटर लगा दे। अगर कैपेसिटर लगा दें तो कैपेसिटर के लोड की वजह से ये वोल्टेज जो V2 है इस 220 से भी ज्यादा हो सकती है। तो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है वो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे के फुल लोड वोल्टेज गुणे 100।
ये फॉर्मूला होता है। तो ये निगेटिव तभी आएगा जब V2 का मान ज्यादा हो, और V2 का मान ज्यादा तभी होगा जब लोड में केवल न केवल कैपेसिटर वाला लोड लगा हो। कैपेसिटर जब लोड लगाया जाता है तो हम जानते हैं कैपेसिटर में जो धारा होती है वोल्टेज से अग्रगामी होती है। आइडियली आदर्श रूप में जो धारा 90 डिग्री अग्रगामी होती है कैपेसिटर के केस में। तो ध्यान दीजिएगा, तो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि V2 का मान नो लोड वोल्टेज से ज्यादा हो। ये तभी होगा जब लोड हमारा कैपेसिटर हो, लोड हमारा कैपेसिटर हो, और लोड कैपेसिटर रहेगा तो पावर फैक्टर को बोलते हैं लीडिंग या अग्रगामी। लीडिंग या अग्रगामी पे ही पावर फैक्टर जीरो भी मिल सकता है, अरे वोल्टेज रेगुलेशन जीरो भी मिल सकता है, निगेटिव भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, तीनों मिल सकता है। इसका जिक्र मैंने किया है, वीडियोस जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली घरों से हाई वोल्टेज पर ही विद्युत क्यों भेजी जाती है? जब हाई वोल्टेज पर विद्युत भेजी जाती है तो धारा कम रहती है, धारा कम रहती है तो पावर लॉस कम होता है। अब पावर लॉस कम होगा तो ध्यान दीजिएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, इफिशियंसी अच्छी रहेगी। और साथ साथ में जब धारा कम रहती है तो तार भी पतला लगता है, तो बचत होती है। टावर टावर हमारा बहुत मजबूत बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका जिक्र ट्रांसमिशन क्लास में किया गया है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात मैंने भी जिक्र किया है ट्रांसफार्मर के केस में, वोल्टेज जितना ज्यादा रहेगा, प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा, उतनी दूरी तक हम वोल्टेज भेज सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा वोल्टेज बहुत दूरी पे भेजना है तो 765 किलो वोल्ट तक भी भेजते हैं। मान लिया अनपरा से केवल इलाहाबाद भेजना है बिजली, अनपरा टू इलाहाबाद, तो हम 220 किलो वोल्ट पे भेज सकते हैं, या 1,32,000 वोल्ट या 132 केवी पे भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर अनपरा से हमको भूटान भेजना हो, दूसरा प्रदेश दूसरा देश ही आ गया, भूटान भेजना है तो हमको 400 किलो वोल्ट चाहिए। अब कोई कहे गुजरात से हमको भूटान भेजना है, गुजरात टू भूटान, तो हमको 765 किलो वोल्ट भेजना होगा। अरे भाई, आप घर में टुल्लू पंप होता है कि नहीं होता है? जितना ज्यादा दूरी पे अगर पानी भेजना हो तो पंप का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो वोल्टेज एक तरह से प्रेशर होता है, जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतनी दूरी पे बिजली जा सकती है आसानी से। प्रेशर ज्यादा रहता है तो धारा कम होती है, और कम धारा आसानी से ट्रांसफार्मर हम लोग भेज देते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर हम करते हैं धारा कम करते हैं। तो धारा कम रहती तो तार पतला लगता है। भाई धारा अगर कम है तो तार पतला रहेगा तभी काम चल जाएगा, नहीं तो धारा ज्यादा रहेगी तो मोटा तार लगेगा, मोटा तार लगेगा तो भारी होगा, अब भारी होगा तो टावर पे पड़ेगा भार, आंधी तूफान आएगी सब टूट जाएगा। तो दोनों चीजें सही है। संप्रेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन के दौरान एनर्जी लॉस को न्यूनतम करने के लिए। दूसरा, जिससे कि विद्युत इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लंबी दूरी तक किया जा सके। दोनों ऑप्शन सही है, डी बी व सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूं समझाने में, आई होप आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना सुनिएगा, हिस्टेरिसिस प्रदर्शित करती है। हिस्टेरिसिस जो लॉस होता है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हिस्टेरिसिस लॉस का मतलब होता है जैसे एक कोर है, कोर है, अगर एसी सप्लाई हम दें तो एसी सप्लाई में जानते हैं प्लस भी रहता है माइनस भी रहता है। तो अगर प्लस चक्र की बात करें तो मान लिया फ्लक्स हमारा इस साइड में जा रहा है, फ्लक्स इस साइड जा रहा है फिर वापस आ रहा है। लेकिन जैसे निगेटिव साइकिल की बात करेंगे तो वही कोर है, फ्लक्स दिशा बदल जाएगी। जब धारा बदलती है तो फ्लक्स दिशा भी बदल जाती है। तो ये फ्लक्स रिवर्सल के कारण जो हानि होती है, फ्लक्स रिवर्सल के कारण कोर में जो हानि होती है उसे हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं, और ये लौह चुंबकीय पदार्थ में होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ हम लोग यूज ही नहीं करते, अनुचुंबकीय पदार्थ में फ्लक्स आसानी से स्थापित भी नहीं होते, प्रतिचुंबकीय तो बिल्कुल नहीं होते। अर्धचालक हमारे प्रतिचुंबकीय या डायक मैग्नेटिक कहलाते हैं। अनुचुंबकीय का मतलब पैरा मैग्नेटिक, और लौह चुंबकीय मतलब फेरो मैग्नेटिक। तो जनरली फेरो मैग्नेटिक की ही कोर बनाई जाती है, तो इसी में हमारे हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं। प्रत्यावर्तित निर्गम को, प्रत्यावर्तित निर्गम का मतलब होता है एसी आउटपुट। एसी आउटपुट जो पावर होता है वो तीन प्रकार से होता है। एक होता है एक्टिव पावर, जिसे आप P से डिफाइन करते हैं, इसका मात्रक किलोवाट या वाट होता है। अब P इक्वल टू होता है VI cos फाई सिंगल फेज के लिए। दूसरा होता है रिएक्टिव पावर, जो कि स्टोर होता है। रिएक्टिव पावर इंडक्टर और कैपेसिटर में पाया जाता है। रिएक्टिव पावर Q बराबर होता है VI sin फाई।
जिसका मात्रक होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। किलो शब्द हटा भी सकते हैं, किलो की जगह मेगा भी रख सकते हैं, या वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव भी बोल सकते हैं। इन दोनों शक्तियों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं आभासी शक्ति या टोटल पावर या अपरेंट पावर, अपरेंट पावर बोलते हैं, एस बराबर होता है वी आई सिंगल फेज के लिए। वहीं अगर थ्री फेज का रहेगा तो कहेंगे एस बराबर √3 VL इंटू IL। मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर, कोई मात्रक हो सकता है, यही टोटल पावर होती है। तो एसी आउटपुट पावर की जब बात कर रहा है तो हम कहेंगे किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाएगा, या मेगा वोल्ट एम्पियर में, या वोल्ट एम्पियर में। जो एक्टिव पावर होता है ये वह पावर होता है जो वास्तव में लॉस होता है, जो व्यय होता है, उसे एक्टिव पावर कहते हैं। रिएक्टिव पावर इंडक्टर और कैपेसिटर में होता है जो कि संग्रहित होता है। इन दोनों का समेशन जो होता है वो अपरेंट पावर होता है। जैसे ग्लास में पानी भरा है, अगर आधा ग्लास पानी भरे हैं तो ग्लास में आधा ग्लास पानी के बाद आधे गैप में एयर भरा रहता है। तो टोटल अगर ग्लास को देखें तो कहेंगे आभासी शक्ति, केवल पानी को देखें तो वास्तविक शक्ति है। जो एयर वाला पोर्शन उसे कह सकते हैं प्रतिघाती या रिएक्टिव पावर। समझ रहे होंगे, घबरा नहीं रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट बनाइएगा, एकदम ऊर्जा को केंद्रित करके सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अधूरा है एक्चुअली, इसमें आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, थ्री फेज में यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 क्वेश्चन देखिए। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए, एक्चुअली बिजली घर से जो सप्लाई, अगर वोल्टेज को स्थिर करना तो हम लोग ट्रांसफार्मर, हमारे पास आता है वोल्टेज रेगुलेटर भी आता है, वोल्टेज रेगुलेटर भी आता है जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर ही होता है। और हमारे बिजली घर से भी वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। आजकल हमारे पास टैप चेंजर लगे होते हैं ट्रांसफार्मर में, टैप चेंजर की सहायता से वोल्टेज को हम लोग स्थिर कर लेते हैं। स्थिर करने वाला जो हमारा नियम है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में जो प्रावधान है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे, मतलब जहां पे मोहल्ले में बिजली जाती है वहां पर वोल्टेज का वेरिएशन +-5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और गांव में +-6%, शहर में +-5%, गांव में +-6% ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इस वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, स्थिर करने के लिए टैप चेंजर लगे होते हैं, टैप चेंजर से हम वोल्टेज मेंटेन करते हैं। तो उस डिवाइस का नाम ट्रांसफार्मर है। ध्यान दीजिएगा, थ्री फेज प्रावस्था का मतलब फेज, चार तार सर्विस के लिए सर्वोत्तम क्या है, तो अभी मैं जिक्र किया था कि हमारा जो न्यूट्रल की जहां आवश्यकता होती है वहां स्टार लगाते हैं, ये हमारा डेल्टा होता है। डेल्टा हमारा ये हो गया, स्टार ये हो गया। स्टार में एक्चुअली तीनों वाइंडिंग एक जगह मिलती हैं, जब एक जगह मिलती है तो यहाँ पे पोटेंशियल जो विभव होता है वो 0 हो जाता है। हम जानते हैं तीनों फेज का ER प्लस EY प्लस EB का, अगर तीनों का एक समय वैल्यू जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट 0 आता है। क्योंकि तीनों कुंडली जुड़ी हुई है एक जगह पे, इसलिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है, तो इसको हम अर्थ भी करते हैं, अर्थ होना मस्ट है, और यहीं से न्यूट्रल निकालते हैं। इस संयोजन को बोलते हैं डेल्टा स्टार, जो कि हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होने का मतलब, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे होंगे, मोहल्ले में, मोहल्ले मतलब जहां पे 11,000 वोल्टेज को हम लोग चेंज करके 400 वोल्टेज में कर देते हैं, और जहां पे फेज वोल्टेज 230 वोल्टेज होता है, ये डेल्टा स्टार संयोजन यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, और आजकल तो स्ट्रीट लाइट भी चलाना होता है तो किसी एक फेज से टाइपिंग करके एक तार और निकाल देते हैं जिसका नाम दे देते हैं 3 फेज 5 वायर। किसी एक फेज में टाइपिंग करेंगे जिस फेज में लोड कम हो, इसका नाम रख दिया जाएगा, इस तार का नाम रख दिया जाएगा स्ट्रीट लाइट वायर। चूंकि स्ट्रीट लाइट हर खंभे में लगी होती है तो आजकल 3 फेज 5 वायर की व्यवस्था होती है, 3 फेज, एक न्यूट्रल और एक फेज से टाइपिंग करके एक स्ट्रीट लाइट का तार निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, सबसे अधिक उष्मा उत्पन्न होती है, सबसे अधिक उष्मा वही उत्पन्न होगी, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे, धैर्य होगा, घबराए नहीं होंगे, आई होप। ध्यान से देखते जाइएगा, इत्मीनान से देखते जाइएगा, और आपका हर जगह काम देगा बच्चे एग्जाम में। एक्चुअली इसको सॉल्व करने से आपका दिमाग तेज होगा, और मेन आपको थ्योरी तैयार करनी होगी, जो थ्योरी बताई गई है ट्रांसफार्मर की, अगर आप उसे एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार में कम समझ, 2 बार 3 बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, और वो हाई होना बहुत अनिवार्य है। मैं फिर बोल रहा हूं कि सिलेक्शन का जो आधार होता है ज्ञान। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है,
तो ऊष्मा वहीं अधिक उत्पन्न होगी। एक एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में चेंज होती है। तो जहां सबसे ज्यादा लॉस हो, जहां सबसे ज्यादा लॉस हो, तो सबसे ज्यादा लॉस किस में होता है? वाइंड कुंडलन में। कुंडलन में जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस। तो सबसे ज्यादा लॉस कुंडलन में होता है, तो कुंडलन सबसे ज्यादा गर्म होगी, वाइंडिंग जिसे बोलते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग में कौन सा पैरामीटर, प्राचल का मतलब पैरामीटर, एक समान होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर चाहे स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, उसमें क्या क्या नियत रहता है? ट्रांसफार्मर चाहे कोई भी हो, उसमें फ्रीक्वेंसी नियत होती है दोनों साइड, पावर नियत होता है। वोल्टेज तो घटाया बढ़ाया जाता है, वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी, लेकिन दो पैरामीटर नियत होते हैं, फ्रीक्वेंसी और पावर। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन ये पावर शब्द पे टिक कर सकते हैं। हम जानते हैं पावर जनरली V1 I1 बराबर V2 I2। एक्चुअली वास्तव में ये जो कंडीशन है ये आइडियल ट्रांसफार्मर की है, लेकिन प्रैक्टिकल जो ट्रांसफार्मर है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में भी दक्षता 99% तक है, तो ये मान लिया जाता है V1 I1 बराबर V2 I2। दो कुंडलन ट्रांसफार्मर की तुलना में, दो कुंडलन ट्रांसफार्मर की तुलना में स्वपरिणामित्र, स्वपरिणामित्र हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर जैसे हमारे पास ये दो वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में हमको बनाना रहता तो एक ही वाइंडिंग रहती है, इसी में से टाइपिंग करके इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन बनाते हैं। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा यूज करने से कॉपर की बचत होती है, साथ साथ में हमको एक ही कुंडलन यूज करना पड़ रहा है, और साथ साथ में हमारा आयरन की बचत होती है। आयरन के साथ साथ, आयरन के साथ साथ हमारा आपका जो टोटल साइज होगी वो छोटी होगी, क्योंकि भाई आयरन भी कम लगेगा, कुंडलन भी कम लगेगी, तो साइज जो होगा हमारा छोटा होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होगा साइज में छोटा होगा, साथ साथ में हमारा वाइंडिंग बहुत कम लगेगी, कॉपर की बचत होगी, आयरन कम लगेगा, आयरन लॉस कम होगा, और आकृति जो होगी छोटी होगी। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट 34 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। विभव, विभव ट्रांसफार्मर का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा पीटी जिसे बोलते हैं, पीटी बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये हमारी डिजाइंड होती है कुछ इस तरह से, वोल्टेज या विभव को मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए। एसी का हाई वोल्टेज अगर मापना हो तो हम लोग वोल्टमीटर को नहीं लगा सकते डायरेक्ट, तो हम लोग पीटी लगाते हैं। साथ साथ में जो रिले होते हैं, रिले का मतलब जो सब स्टेशन में रिले लगाए जाते हैं सुरक्षा के लिए, उनको भी सप्लाई पीटी से दी जाती है। और ध्यान दीजिएगा, जो एनर्जी मीटर लगते हैं, एनर्जी मीटर लगते हैं 33,000 11,000 वोल्टेज पे, उनको भी सप्लाई जो दी जाती है वो हमारी पीटी से दी जाती है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से डिजाइन होते हैं, जैसे 11,000 पे लगाना है तो 11,000 बाई 110, इससे ऊपर 33,000 बाई 110, मतलब इसकी सेकेंडरी 110 वोल्ट के लिए रेटेड है। जब प्राइमरी में 33,000 वोल्ट रहेगा तो सेकेंडरी में 110। इससे ऊपर जाइए 132 केवी बाई 110, 220 केवी बाई 110, मतलब इसकी सेकेंडरी 110 वोल्ट के लिए रेटेड है। इन दोनों का जो रेशियो है वो फिक्स है, ये लोड पे निर्भर नहीं करता। यहां लगेंगे सेकेंडरी लोड के पावर फैक्टर का ध्यान किए बिना नियत रहता है, मतलब जो यहाँ पे के है, जो रेशियो है इनका के है, वो नियत है, फिक्स रहता है, वो लोड पे निर्भर नहीं करता। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज हाई वोल्टेज की एसी, हाई वोल्टेज की एसी का वोल्टेज मापने के लिए यूज करेंगे, रिले की एनर्जी देने के लिए यूज करेंगे, एनर्जी मीटर को सप्लाई देने के लिए यूज करेंगे, और लगता हमेशा समांतर में, क्योंकि वोल्टेज समांतर में मापी जाती है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज मापना है, ये पीटी की प्राइमरी होगी, पीटी की सेकेंडरी होगी, यहीं पे वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो वोल्ट मीटर अगर मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ 11,000 वोल्ट है, अब वोल्ट मीटर पढ़ रहा है 110, तो जब 110 पढ़ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि प्राइमरी साइड 11,000 वोल्ट है। आप समझ गए होंगे।
कि जब यहाँ 110 पड़ेगा तो समझेंगे 11,000। यहाँ इसका एमएफ निकालते हैं। एमएफ बराबर लिख सकते हैं 11,000 बाई 110, रिजल्ट आ जाएगा 100। तो अगर मान लीजिए वोल्ट मीटर पढ़ रहा है 100 वोल्ट, तो कोई पूछे प्राइमरी में वोल्टेज कितना है, अगर वोल्ट मीटर 100 पढ़ रहा है तो प्राइमरी की वोल्टेज आएगी 100 गुणे जो एमएफ था, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो 100 गुणे 100 कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा 10,000 वोल्ट। तो हम समझ जाएंगे कि अगर ये वोल्ट मीटर 100 वोल्ट पढ़ रहा है मतलब इधर वोल्टेज 10,000 है। क्या आप समझ पाए? नहीं समझ पाए तो इसका एक ब्रीफ वीडियो मैं यूट्यूब पे बनाया हूं, ट्रांसफार्मर की क्लास पढ़िएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड इसकी मैनेज रहनी चाहिए ताकि आप बोर ना हो, ज्यादा लंबा हो जाने पे उबने लगता है इंसान, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे बहुत ज्यादा लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन इसका वीडियोस पढ़ने में ज्यादा फायदा रहेगा, ताकि बस क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएं, एक आइडिया मिलती जाए आपको, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। देखो बच्चे ध्यान दो, 35 क्वेश्चन है। ये ट्रांसफार्मर का रेशियो है, प्राइमरी सेकेंडरी की वोल्टेज है V1 है, ये V2 है, और सेकेंडरी में फेरों की संख्या हमारी 66 है, तो प्राइमरी में फेरों की संख्या पूछ रहा है। तो हम जानते हैं V2 बटे के V1 बराबर N2 बटे के N1, तो N1 इक्वल टू हो जाएगा 66 गुणे V1 का मान 2000 अब बटे के V2 का मान 200, 10 ऊपर होगा 660 फेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर में मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली, मेन मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहा है, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, फेरों की संख्या क्रमशः N1 में 1000 फेरा है, N2 में 3000 फेरा है। मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट है, मतलब प्राइमरी साइड जो वोल्टेज है वो 80 वोल्ट दिया जा रहा है, तो सेकेंडरी कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर, ध्यान दीजिएगा ये पूछ रहा है प्रति फेरा, मतलब ईएमएफ प्रति टर्न पूछ रहा है, मतलब पूछना चाहता है V2 अपान N2 का मान क्या होगा, ईएमएफ प्रति टर्न का मान क्या होगा। अभी जस्ट पहले मैंने बताया था और लेक्चर में बताया हूं कि ट्रांसफार्मर में दोनों साइड V1 अपान N1 बराबर V2 अपान N या V2 अपान N2 बराबर होते हैं, या इसी को कहते हैं E1 अपान N1 बराबर E2 अपान N2। ये दोनों साइड का ईएमएफ प्रति टर्न बराबर होता है, तो किसी एक साइड का निकाल दो आप, V1 अपान N1 का निकाल दीजिए, जो इसका मान आएगा वही उसका भी मान आएगा, रिजल्ट आ जाएगा 80 बटे के 1000, रिजल्ट आ जाएगा, सुना सुना कट जाएगा 0.08, मतलब 0.08 वोल्ट प्रति टर्न, 0.08 वोल्ट प्रति टर्न। ये जैसे ये फेरा है, एक फेरा का जो वोल्टेज है 0.08 वोल्ट प्रति टर्न, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी, दोनों साइड एक फेरा का वोल्टेज सेम रहेगा। यहां वोल्ट प्रति टर्न लिखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि होती है, वायु हानि नहीं होती, कोई घूमने वाला भाग नहीं है, घर्षण हानि भी नहीं होती, कॉपर लॉस होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणक निम्न हो, यदि पावर फैक्टर निम्न रहेगा तो क्या होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अगर पावर फैक्टर लो रहता है तो मशीन धारा ज्यादा खींचती है, वोल्टेज तो फिक्स है, जो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज मिल रहा हो तो फिक्स है, लेकिन अगर लोड का पावर फैक्टर लो है तो धारा ज्यादा खींचेगा। क्यों, ध्यान देना बच्चे, जैसे मान लो कोई लोड लगाया हो, ट्रांसफार्मर है, यहाँ की वोल्टेज फिक्स हो गई कि 200 वोल्ट है। अब एक बार मैंने लोड लगाया ऐसा जिसका पावर फैक्टर 0.6 है, तो यहां से जो धारा आएगी उसको निकालना हो, अगर I2 निकालना तो कहेंगे P2 बराबर V2 I2 cos phi2, इसी को cos phi2 कहते हैं। तो I2 बराबर क्या कहोगे आप, I2 बराबर कहोगे आप, ये P2 का मान लिया हमारा ये जो है 100 वाट था, पावर का मान 100 वाट था, I2 बराबर कहेंगे 100 बटे के V2 गुणे cos phi2। फिर वही मैं लोड चेंज कर दिया, दूसरा लोड लगाया, 100 वाट का ही लगाया,
100 वाट का ही लोड लगाया, लेकिन इसका पावर फैक्टर 0.9 है। तो अब I2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे के V2 गुणे cos बाई 2। बच्चे अगर आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा गणित अगर आती हो आपको, तो वोल्टेज तो सेम है, पावर फैक्टर जितना कम रहेगा मान ज्यादा आएगा। अब पावर फैक्टर अगर बढ़ेगा यहाँ नीचे, तो धारा का मान कम हो जाएगा। क्या इतनी गणित आती है? एक बार चेक करिएगा दोनों मान निकाल के। तो यहाँ भी I2 का मान निकालिए, यहाँ भी मान निकालिए। दोनों केस में यहाँ पावर फैक्टर ज्यादा है, यहाँ पावर फैक्टर कम है, 0.6 है, यहाँ पावर फैक्टर 0.9 है। तो पावर फैक्टर जितना कम रहेगा अधिक धारा लेगा, अधिक धारा लेगा। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे बचतकारी पावर फैक्टर क्या होता था? ध्यान दीजिएगा, 0.95 पश्चगामी, लैगिंग, लीडिंग नहीं, लैगिंग। चूंकि लीडिंग तो कैपेसिटर केस में आता है, लीडिंग पावर फैक्टर किस केस में आता है? कैपेसिटर केस में आता है। कोई कंज्यूमर कैपेसिटर थोड़ी लगाएगा, वो लोड लगाता है, मोटर लगाता है, कोई ना कोई उपकरण चलाता है। तो सबसे अच्छा इकोनॉमिकल जिसपे बचत हो 0.95 पश्चगामी। ट्रांसफार्मर में शून्य भार परीक्षण को बोलते हैं नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट को ही हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट भी बोलते हैं। इसका टेस्ट का उद्देश्य था आयरन लॉस ज्ञात करना, और आयरन लॉस के साथ साथ नो लोड की करंट ज्ञात करना। नो लोड की करंट हमारी कितनी होती है? 2 से 5%, या आजकल 2 से 3%। और ये करंट कौन कौन सी होती है? मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट का योग होती है। तो क्या क्या ज्ञात करना? चुंबकन धारा व शून्य भार पर हानियां ज्ञात करना। नो लोड, ये शून्य भार की हानि हो गई, ये हमारी नो लोड से फुल लोड तक नियत होती है, नियत होती है आयरन लॉस। तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये कार्यकारी करंट है। तो इस टेस्ट से चारों चीजें ज्ञात हो जाती हैं। 41 क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो लोड लगाए गए हैं, एक Z1 एक Z2। यहाँ स्विच S1 और S2 है। यहाँ प्राइमरी में धारा I1 जा रही है। कह रहा है यदि स्विच S1 को ऑन करें, ध्यान दीजिएगा, स्विच S1 को ऑन करें मतलब प्राइमरी में धारा जो भी हो, मैंने S1 को ऑन करके लोड लगा दिया, ये वाला खुला है, अभी खुला है तो इसमें धारा जाएगी नहीं, इसको ओपन रहने दीजिए। तो अब जो धारा जैसे लोड लगाते हैं तो हम जानते हैं कि धारा बढ़ जाती है। अच्छा, नो लोड की धारा अगर हम I0 माने, नो लोड पे धारा अगर I0 माने, तो अब लोड जब Z1 मैंने लगा दिया, तो जो धारा यहां फ्लो होगी उसे हम मान ले I1। यहाँ I1 माना है, तो I1 का मान I0 से ज्यादा होगा। नो लोड करंट का मान कितना होता है? नो लोड करंट का मान 2 से 5% फुल लोड का होता है। लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं धारा का मान बढ़ता है। तो हमारा I1 का मान लोड लगाने पे जो धारा होगी वो नो लोड की तुलना में ज्यादा होगी। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिएगा, स्विच S1 तथा S2 दोनों ऑफ होने पर, अगर हम दोनों को ऑफ कर दें, तो ये खुल गया। खुल गया तो कोई सेकेंडरी में धारा 0 हो गई, लोड शून्य हो गया। जब लोड शून्य हो गया तो जो प्राइमरी में धारा फ्लो होगी वो I0 होगी। तो कहेंगे हमारा I1 बराबर I0, धारा का मान 2 से 5% होगा, चूंकि कोई लोड ही नहीं है, लोड पूरा ओपन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना बच्चे, यदि S1 ऑन S2 ऑफ है, पहला कंडीशन देखना बच्चे ध्यान से, कह रहा है S1 ऑन, S1 ऑन है और S2 ऑफ है, तब प्राइमरी में जो धारा है उसका नाम रखा गया है I1 डैश, I1 डैश हो गई। तथा S1 ऑन S2 ऑन, अब जब दोनों ऑन हो जाते हैं, दोनों ऑन हो गए, तो हमारी जो प्राइमरी में धारा है उसका नाम रख दिया गया I1 डबल डैश। एक बात ध्यान रखो, लोड हमेशा पैरेलल में लगता है, समांतर में लोड लगाया जाता है, समांतर में लगता है। लोड जितना बढ़ेगा
धारा उतनी बढ़ेगी। धारा कहां से आएगी? प्राइमरी से आएगी ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो कोई पूछ रहा है कि कौन ज्यादा होगा, तो I1 डबल डैश ज्यादा होगा I1 डैश से। भाई इसमें दो लोड लगे हैं और दोनों समांतर में लगे हैं, तो I1 डबल डैश इज ग्रेटर देन I1 सिंगल डैश। ये ऑप्शन देखो, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला होता है, इसी चीज को हम लिखना चाहते हैं इस तरह भी लिख सकते हैं, I1 डैश, जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। समझ गए होंगे, जितना लोड समांतर में बढ़ता जाएगा, समांतर में जितना लोड बढ़ता जाएगा उतनी धारा बढ़ती जाएगी। लोड समांतर में ही जोड़ते हैं, आपके घर में जितनी वायरिंग होती है सब समांतर में ही होती है। कह रहा आल्ड एफिशिएंसी निर्भर करती है। मैं आल्ड एफिशिएंसी के बारे में बहुत ब्रीफ क्लास दिया था, वहां से 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, और आपको पढ़ना चाहिए आल्ड एफिशिएंसी क्लास। यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में ट्रांसफार्मर के लॉसेस एंड एफिशिएंसी में जाएंगे तो आपको सारी सारी क्लास मिल जाएगी, और 7 से 8 क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। अगर आप पढ़े हैं वहां पे तो आपको फिर यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। और जरूर पढ़िए, ये मत सोचिए कि टाइम बर्बाद होगा, जितना पढ़ोगे आप पक्का होता जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर आप नॉन टेक्निकल पे भी फोकस कर सकते हो, और हर चीज में जब आप आगे रहोगे तो सफल हो जाओगे। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर की आल्ट एफिशिएंसी मुख्यतः निर्भर करती है, तो ये मुख्यतः जो आल्ट एफिशिएंसी होती क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी इफिशियंसी भी बोलते हैं। एनर्जी इफिशियंसी बोलते हैं या पूर्ण दिवस दक्षता भी बोलते हैं। एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उन पर लोड 24 घंटे बदलता रहता है। जब 24 घंटे लोड बदलता रहता है तो उनका कॉपर लॉस भी बदलता रहता है, तो उनकी दक्षता सामान्य तरीके से नहीं निकाली जाती, वो निकाली जाती है 24 घंटे में आउटपुट ऊर्जा बटे के 24 घंटे में इनपुट ऊर्जा अगुड़े 100। एनर्जी की बात कर रहा हूं, 24 घंटे में आउटपुट कितनी ऊर्जा दी गई, दिया उसने और लिया कितना, उन दोनों का रेशियो निकाला जाता है। तो किस पर निर्भर करेगी? लोड पर निर्भर करेगी, और लोड कितने समय के लिए लगा था, क्योंकि 24 घंटा समय है प्लस ऊर्जा है, तो दोनों पे निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखो फॉर्मूला बच्चे याद कर लो फटाफट, इसको मैं डेरिवेट किया हूं इक्विवेलेंट सर्किट में। इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का मैं डिजाइन करके बताया हूं यूट्यूब पे, उसमें आप देखिएगा। इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने पूरी क्लास में बताया हूं, जब R2 को सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड लाएंगे, R2 सेकेंडरी होता है, जब उसे प्राइमरी साइड लाएंगे तो उसमें k स्क्वायर से भाग देंगे, चाहे जो भी लाएंगे, एक R2 को लाएं, X2 को लाएं, Z2 को लाएं, जब सेकेंडरी से प्राइमरी साइड आएगा तो k स्क्वायर से भाग देंगे, और वहीं अगर प्राइमरी से सेकेंडरी साइड जाएगा तो k स्क्वायर से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे प्राइमरी साइड के रेजिस्टेंस को द्वितीयक साइड ट्रांसफर करना है, मतलब अगर प्राइमरी साइड को हमको ले जाना है सेकेंडरी साइड, तो यहाँ पे k स्क्वायर का गुणा करेंगे डायरेक्ट, और यहाँ भाग देते हैं k स्क्वायर से। ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन होता है, मैं बताया हूं, मैं समझ नहीं लेना चाहता हूं, आप इत्मीनान से एक बार यूट्यूब वीडियो देखें। इक्विवेलेंट सर्किट में मैं बताया हूं, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट, तुल्यांक परिपथ। 44 क्वेश्चन देखिएगा, तो यहां हो जाएगा k स्क्वायर R1। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस नगण्य होती है। एक्चुअली शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बच्चे हम लोग जो वोल्टेज देते हैं 5 से 8% देते हैं, वोल्टेज इतना कम रहता है कि आयरन लॉस नगण्य हो जाता है, क्योंकि आयरन लॉस वोल्टेज के वर्ग के स्क्वायर पर निर्भर करता है। सेकेंडरी को शॉर्ट करके, सेकेंडरी मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करके हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज वाइंडिंग में ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से केवल उतना ही वोल्टेज देते हैं 5 से 8% कि फुल लोड के बराबर दोनों में धारा प्रवाहित हो। फुल लोड के बराबर धारा प्रवाहित हो, तो धारा तो फुल लोड प्रवाहित होती है जिससे कॉपर लॉस होता है, लेकिन वोल्टेज केवल 5 से 8% होता है जिससे आयरन लॉस नगण्य हो जाता है। जब वोल्टेज कम रहता है तो फ्लक्स कम रहता है, और फ्लक्स कम रहेगा तो आयरन लॉस नगण्य रहेगा। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न फ्लक्स सामान्य उत्पन्न फ्लक्स का एक बहुत छोटा अंश होता है। फ्लक्स इसलिए कम होगा, फ्लक्स निर्भर करता है चुंबकन धारा पर, चुंबकन धारा निर्भर करती है V1 अपान XL पर, तो वोल्टेज अगर कम मिलेगा तो चुंबकन धारा कम होगी, चुंबकन धारा कम होगी तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो आयरन लॉस नगण्य होगा। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उद्देश्य ही है फुल लोड पर होने वाले
कापर लॉस को याद करना, फुल लोड पर होने वाले कापर लॉस को याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, द्वितीयक साइड की ओर से देखने पर ट्रांसफार्मर का संपूर्ण प्रतिरोध, मतलब हम सारे के सारे पैरामीटर को सेकेंडरी साइड रेफर कर चुके हैं। सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ का प्रतिघात भी रहेगा, लेकिन अब प्राइमरी साइड का भी आ गया, तो प्राइमरी साइड के रेजिस्टेंस को R1 डैश कर दीजिए, प्राइमरी साइड के रिएक्टेंस को XL1 डैश कर दीजिए, तो कुल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कहेंगे R2 प्लस R1 डैश, और R1 डैश का मान क्या होगा, R1 इंटू के स्क्वायर, R2 प्लस R1 इंटू के स्क्वायर, ये रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता बढ़ने पर, भाई ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसे कोई 63 केवीए का, कोई 200 केवीए, कोई एमवीए में, जितना ज्यादा क्षमता बढ़ेगी साइज बढ़ता जाएगा। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, ध्यान देना बच्चे, ध्यान से देखिएगा। लीकेज फ्लक्स मतलब समझते हैं आप, जैसे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, तो मेन फ्लक्स तो इससे कोर से होके जाता है, लेकिन साइड में कुछ लीक करता है, जो लीक करता है इसी को लीकेज फ्लक्स कहते हैं। और ये लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है लोड पर, क्योंकि लोड बढ़ता है तो धारा बढ़ती है, और धारा बढ़ती है तभी लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ता है। केवल लीकेज फ्लक्स लोड धारा पर निर्भर करता है, लोड या लोड धारा पर निर्भर करता है, या भार धारा पर निर्भर करता है। जैसे कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है, तो यहां से जब कुछ इधर चला आएगा, कुछ इधर आ जाएगा, तो यहाँ जो लीक करता है उसी को हम लोग लीकेज फ्लक्स कहते हैं। अब मैक्सिमम तो इस कोर से जाते हैं, जो मैक्सिमम कोर से जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं उपयोगी फ्लक्स। उपयोगी फ्लक्स तो हमारा एनर्जी ट्रांसफर कराते हैं, लेकिन लीकेज फ्लक्स एनर्जी ट्रांसफर नहीं कराते। ये लीकेज फ्लक्स जैसे जैसे लोड बढ़ता है धारा बढ़ती है, धारा बढ़ती है तो यहीं से लीक करता है, कि केवल लोड या लोड की धारा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रीदर में जो प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन होता है, मैं अभी बताया था आपको, जो ब्रीदर होता है हमारा, जो ब्रीदर होता है बच्चे, उसमें हमारा सिलिका जेल यूज किया जाता है। उस सिलिका जेल को हम लोग सोडियम सिलिकेट भी कहते हैं। हमारा कुछ इस टाइप से रहता है, इसमें ये जो सिलिका जेल होता है ये क्रिस्टल रूप में होता है, और जब शुद्ध अवस्था में रहता है तो इसका कलर नीला होता है, या जिसे ब्लू बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं, और इसको सिलिका जेल भी कहते हैं। और यह सोडियम सिलिकेट से बना रहता है, सोडियम सिलिकेट से बना रहता है, और जब नमी सोख लेता है तो इसका कलर पिंक या गुलाबी हो जाता है, पिंक या गुलाबी हो जाता है, और साइज भी बड़ा हो जाता है, सोख लेता है ना, साइज बड़ा हो जाता है, नमी को सोख लेता है, नमी को सोख लेता है। अगर यूज करना हो आपको, इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कीजिए, जब गर्म करेंगे तो नमी समाप्त हो जाएगी, फिर से नीला कलर प्राप्त कर लेता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, समांतर, देखिए समांतर प्रचालन का मतलब होता है, जैसे एक ट्रांसफार्मर है तो अकेले कितना लोड लेगा, तो उसके समांतर में कई सारे ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं, कि कभी एक खराब हो गया तो और भी एनर्जी देते रहेंगे, और क्षमता स्टेशन की बढ़ जाती है, तो सब समांतर में ही जोड़े जाते हैं, सीरीज में नहीं जोड़े जाते। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर में जोड़ते समय क्या क्या शर्त होती है, मैं उनका जिक्र कर देता हूं शॉर्टकट में। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बस बार है, सिंगल फेज की बस बार है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है, तो दूसरा जो ट्रांसफार्मर आ रहा है उसको जोड़ने से पहले हम ध्यान देंगे कि इनकी टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो, जैसे यहाँ पे अगर V1 है तो इसकी वोल्टेज बराबर हो, क्षमता समान हो, टर्मिनल वोल्टेज दोनों की बराबर हो। जोड़ते समय दोनों की ध्रुवता सही से जोड़ें, अगर इसका ये फेज है तो इसका फेज इसी से जोड़े, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल इससे जोड़े, न्यूट्रल इससे जोड़े। पोलरिटी का ध्यान दें, मतलब पहला कह सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए, दूसरा पोलरिटी सेम होनी चाहिए, ध्रुवता, थ्री फेज रहता है तो फेज सीक्वेंस RYB सही रहना चाहिए, फेज सीक्वेंस सही रहना चाहिए। चौथा फ्रीक्वेंसी, हालांकि फ्रीक्वेंसी तो सप्लाई की बराबर रहती है, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी समान रहना चाहिए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है
क्षमता बराबर रहे कोई जरूरी नहीं है। अगर ये जैसे मान लीजिए 5 MBA का है तो ये 10 MBA का रहेगा, ये तो अच्छी बात है। क्षमता अलग अलग ही रखी जाती है, इससे कोई मतलब नहीं है। आकार से कोई मतलब नहीं है। दोनों की प्रचालन समान आवृत्ति पे होना चाहिए। ठीक है, ये सही है। ये भी कोई जरूरी नहीं है। फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज बराबर होनी चाहिए, पोलरिटी या ध्रुवता समान होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, मुख्य शर्त है। 50 क्वेश्चन में मैं रोक रहा हूं। आज की क्लास पहली क्लास थी, थोड़ा समय ज्यादा लगा है, लेकिन इत्मीनान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में आपका चूंकि 385 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सी स्पीड बढ़ाएंगे। आप लोग इससे पहले के सारे क्वेश्चंस पढ़ने से पहले आप अपना YouTube पे वीडियोस पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपको 10,000 क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन करना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्यूशन करना है, लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।